ये फंक्शन होगा। होगा क्यों? पहली कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी यूटिलाइज्ड, सारे यूज हुए हैं। वन की इमेज क्या आ रही है? क्या वन की दो इमेजेस आ रही हैं? बताओ जरा। तो यस बोला था। यस बोला है, ओके फिर ठीक है आपकी बात। यस ही बोला था मोहन। ओके ओके ओके, सॉरी, मुझे लगा नो बोला। 1 2 3 सबकी इमेज आ रही है। वन की यूनिक इमेज है, वन की सिर्फ अल्फा ही आ रही है और तो कुछ नहीं आ रहा। टू की भी अल्फा ही आ रही है, टू की भी यूनिक इमेज है। थ्री की भी यूनिक इमेज आ रही है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हमें यहां पे गिवन है दो सेट्स के बीच में, इस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, चलिए एक और देखते हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल से बात बनेगी। 1 2 3 अल्फा बीटा गामा 1, और मैं लेता हूं यहां पे 1 का, और यहां पे ले रहा हूं कि 2 जो है वो इसके साथ जुड़ा है और 3 का माइनस। क्या हम इसको फंक्शन बोल पाएंगे? नो सर, इसको फंक्शन क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि 1 के 2 वो आ रहे हैं, अल्फा और बीटा। दो कंडीशन है, पहली वाली तो यूज हो रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट बी यूज्ड, ठीक है जी, सारे एलिमेंट यूज्ड हैं, वो ठीक है, डन। दूसरा क्या है कि वन की एक ही इमेज आनी चाहिए, टू की भी एक, थ्री की भी एक, बट वन की यहाँ पे अल्फा भी आ रही है और वन की बीटा भी आ रही है, हेंस दिस रिलेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन। चलिए एक और देखते हैं। 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, 1 अल्फा के साथ, 2 बीटा के साथ और 3, तो ये हमारा फंक्शन हो सकता है। ये सुनो, अब फंक्शन समझने के बाद दो किसी भी रिलेशन को फंक्शन बोलने के लिए कंडीशन आपको समझ आ गई कि हर एक इनपुट, डिफाइंड इनपुट के लिए आंसर आना चाहिए, हर एक डिफाइंड इनपुट के लिए आंसर आना चाहिए, और दूसरी बात एक यूनिक आंसर आना चाहिए। बस दैट इज द ओनली कंडीशन जो हमें इसको डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, आगे हम अब डोमेन और रेंज पे चलते हैं फंक्शंस की, यहाँ पे बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट काम अब चलेगा, तो फटाफट करके इसको आज निपटा देते हैं। 3 4 5, और यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखता हूं मैं, A B C D E। तो इस तरह से मेरा रिलेशन डिफाइन है, पहले सेट ए में से सेट बी में रिलेशन डिफाइंड है। तो वन जो है वो, लेट अस अज्यूम इस तरह से डिफाइंड है। 3 को मैं जोड़ देता हूँ बी के साथ, 4 जुड़ता है सी के साथ और 5 जुड़ता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं इनका नाम होता है प्री इमेज, और ये जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? इमेजेस। तो अगर मैं बोलूंगा कि वन की इमेज क्या है, वन की इमेज ए है, और ए की प्री इमेज क्या है, दैट इज वन। टू की इमेज ए है, ए की प्री इमेज टू भी हो सकती है। थ्री की इमेज बी, बी की प्री इमेज थ्री। फोर की इमेज सी, सी की प्री इमेज फोर, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो प्री इमेज का मतलब क्या होती है? सारी की सारी इनपुट वैल्यूज, और इमेजेस का मतलब हम इसको क्या कहते हैं? आउटपुट वैल्यूज। अगर हम यहां पे बात करें डोमेन, पहले तो चेक कर लें फंक्शन है 1 2 3 4 5 सारे यूटिलाइज हुए हैं और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है। तो ये हमारा क्या बन चुका है? फंक्शन बन चुका है। अगर हम फंक्शन की डोमेन को डिफाइन करें, इसको लिखते कैसे हैं? डोमेन का मतलब पॉसिबल वैल्यूज है ना, डोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, वो डिफाइंड होती हैं, वो अभी आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। तो यहां पे अगर देखूंगा डोमेन क्या है, जब हम रिलेशन पढ़ते थे, रिलेशन में क्या होता था कि 1 2 3 है, 1 3 के साथ रिलेटेड है, 2 4 के साथ रिलेटेड है और 3 5 के साथ रिलेटेड है, फॉर 3 4 के साथ, 2 3 के साथ। तो 2 3 के साथ रिलेटेड है, 3 4 के साथ रिलेटेड है। तो रिलेशन के केस में हम डोमेन किसको बोलते थे? जो वैल्यूज हमने यूज करी है रिलेशन के केस में। तो डोमेन ऑफ रिलेशन हम यहाँ पे क्या लिखते थे बच्चों? अभी कल बताया था आपको, 2 3। बट फंक्शन के केस में डोमेन क्या होगा?
ये पहला सेट सारे का सारा पूरा सेट, क्योंकि फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर पहले सेट में से सारे एलिमेंट यूज करोगे तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, पहले सेट में से अगर आप सारे एलिमेंट यूज करोगे तो ही हम उसको बोलेंगे कि ये फंक्शन है। तो यहाँ पे डोमेन क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। तो टेक्निकली डोमेन के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, फंक्शंस के केस में। दूसरी बात आती है हमारे पास रेंज। रेंज का मतलब इसको हम लिखते हैं आर ऑफ एफ के साथ, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। तो क्या क्या आउटपुट आएंगे मेरे पास, जो हमने मार्क करी है यहाँ पे, ए बी सी डी, इसको हम बोलते हैं रेंज, आउटपुट्स को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड चीज आती है मेरे पास डिस्कस करने के लिए, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन का मतलब सेट बी। सेट बी इज कंसिडर्ड एज कोडोमेन। सारी की सारी वैल्यूज का, जो दूसरे सेट की वैल्यूज हैं सारी, उनमें से कोई यूज हुई है या अनयूज है, सारी वैल्यू यूज और अनयूज वैल्यू का कंबाइंड सेट, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक फंक्शन के साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहां पे इस बात को ध्यान रखना है कि जो इनपुट वैल्यू हैं उनको हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ, और जो आउटपुट वैल्यूज हैं उनको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स के साथ या वाई के साथ। आपने 9th में पढ़ा होगा ना, हम लिखते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स है यहाँ पे, एक्स किसको डिफाइन कर रहा है, इनपुट को, और ये जो एफ ऑफ एक्स है ये किसको डिफाइन कर रहा है, पूरा आउटपुट को। ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम कई बार इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लेट कर लेते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन आपको लेके बताऊं, फॉर एन एग्जांपल, फंक्शन को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो आउटपुट क्या आती है मेरे पास, y की वैल्यू आएगी 1। ये सुनो, या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालता हूं तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास 4। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो x है इसको क्या बोलते हैं हम, x को, x इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डिपेंडेबल वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। क्योंकि x को हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी डाल सकते हैं, और y किसके ऊपर निर्भर करता है, x के ऊपर निर्भर करता है कि जो x आएगा उसी हिसाब से हमारा y निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें देखने वाली बात है कि इस फंक्शन में हम क्या क्या डाल सकते हैं। मतलब जो इनपुट्स हैं उनको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, आउटपुट को हम बोलते हैं डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। अगर इस फंक्शन में देखिए, मैं x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, बच्चों बता सकते हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे इनपुट वैल्यूज क्या क्या रख सकता हूँ। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इसमें सारे पॉजिटिव नंबर डाल, 1 पॉजिटिव नंबर डाल दूं, नंबर स्क्वायर हो जाएगा, हर एक का स्क्वायर होगा, नंबर पॉजिटिव का स्क्वायर भी आंसर आ जाएगा। नेगेटिव नंबर डाल दूं, उसका भी स्क्वायर करूंगा, कोई ना कोई तो आंसर निकलेगा ही ना। जीरो का स्क्वायर करूं, उसका भी कोई ना कोई आंसर निकलेगा। हाँ, आंसर अजीब से सड़े सड़े नंबर हो सकते हैं। अगर मैं इर्रेशनल नंबर रख दूं, उसका भी स्क्वायर करूंगा, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, है ना। तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हर एक का स्क्वायर करूंगा, कोई ना कोई आंसर तो मिल ही जाएगा मुझे। तो इसका मतलब इसमें जो इनपुट्स हैं वो सारे के सारे, हम यहाँ पे एक बात को याद रखना, हम सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ रहे हैं।
रियल वैल्यूड, रियल नंबर फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या आएगा, डोमेन को हम बोलेंगे ओपन इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू यहां पे रख सकते हैं, हाँ या ना? सर हाँ जी। ये तो रियल वाले वो कर दिए, पर हमने तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब आयोटा का वो स्क्वायर किया था तो उसमें ये वो क्यों नहीं इंक्लूड करे? बेटा फंक्शंस, जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ते हैं। जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम रियल वैल्यूड पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का केस डिफरेंट हो गया। ओके सर। यार ने फंक्शंस जो हैं हमारे कोर्स में, जो फंक्शन हम पढ़ते हैं वो सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ते हैं, कि जो इनपुट और आउटपुट हैं वो रियल वैल्यूड लेके चल रहे हैं। मैं भी आपको डिफाइन करता हूं, 2 मिनट वेट करो यार, आपका सवाल का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। बच्चों आपको ये क्लियर हुआ कि डोमेन इसका क्या होना चाहिए? हाँ जी सर। डोमेन का मतलब लिस्ट ऑफ, बाकी सो रहे हैं भाई, लिस्ट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स। अच्छा यहां पे अगर रेंज की बात करें, हाँ भी कृषा से बात करते हैं। कृषा आप बताओ इसकी आउटपुट की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, सोच के बताओ यार। वैल्यू सब मन में वैल्यूज रखे देखो, इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज क्या रखे देखो, नेगेटिव रखे देखो, पॉजिटिव रखे देखो, और जीरो रखे देखो। सर इन्फिनिटी, ओपन इन्फिनिटी होगी बस। ओपन इन्फिनिटी, ओपन इन्फिनिटी शुरू कहां से होगी वैल्यू, मतलब यहां पे क्या डालूंगा, जीरो। जीरो, जीरो। है ना? जीरो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। जीरो का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। और पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब जब किसी नंबर के ऊपर, सीधी सी बात है, अगर इवन पावर हो तो आंसर कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहां पे एक चीज तो क्लियर होगी कि आंसर जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, बट आंसर नेगेटिव नहीं होगा। तो जीरो नहीं। हो सकता है ना, तो जीरो के लिए हम क्या डालेंगे, क्लोज इंटरवल जीरो से लेकर आउटपुट क्या आएगी, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कभी भी हम उसमें नहीं डालते, क्लोज इंटरवल में नहीं डालते, क्योंकि इन्फिनिटी एक सिंबल है और सिंबल को हम इस तरह से यूज करते हैं। ये सुनो, यस सर। ओके। तो एक बात को हमें यहां पे अब बात करते हैं कि क्या स्क्वायर रूट फंक्शंस की आप बात कर रहे थे ना, तो यहां पे एक बात समझने वाली है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन बेसिकली एक मशीन है, और अगर मशीन में हम लोग कोई खराब इनपुट डाल दें, गलत इनपुट डाल दें, इनपुट गलत डाल दें, तो क्या हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगी ना। पेट्रोल वाली गाड़ी में पानी डाल दे चलेगी, नहीं चलेगी। अंडरस्टैंड? तो यहां पे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर जो है वो ऑल इनपुट्स, सारी इनपुट को हैंडल कर लेता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें चाहे पेट्रोल डालो चाहे डीजल डालो, ये गाड़ी चली जाएगी। बट अगर मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन देता हूं आपको, ये वाला फंक्शन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूं, एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूं तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है। अगर मैं एक्स की वैल्यू इसमें 3 रखता हूं तो आउटपुट क्या आएगी भाई, √3। अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू 4 रखता हूं तो आउटपुट क्या आएगी भाई, तो बता सकता है, आउटपुट आएगी 2, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। बट यहां पे अगर मैं एक्स की वैल्यू रख दूं -2, तो रिजल्ट क्या आएगा, √2। क्या किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, आज तक तो हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि स्क्वायर रूट इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये मेरे पास ये जो रिजल्ट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, या इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो कहने का मतलब अगर इस फंक्शन की बात करूं, ये फंक्शन जो है सारे इनपुट, रियल नंबर इनपुट के लिए नहीं चल रहा। ये मशीन मेरी कब आके खराब हो गई यहां पे, जब मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी है, माइनस। -2। तो -2 पे मुझे रिजल्ट ये मिला, तो -2 डालने से मुझे जो आउटपुट है वो क्या मिल रही है, नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब ये फंक्शन जो है नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं होने वाला। ये सुनो, यस सर। तो दैट इज द आइडिया। इसी से हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ टाइप के फंक्शंस आपके साथ डिस्कस करने हैं कि फंक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस।
तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तीसरा, हमने फंक्शंस को सबको कैटेगराइज कर दिया, और फंक्शन कौन से हैं? रियल वैल्यूड फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बाद आगे आ जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद आएगा स्मॉलेस्ट। हमें इनकी डेप्थ में नहीं जाना, हमें सिर्फ इनकी शक्ल देखनी है कि शक्ल कैसी है, ग्राफ कैसा है, डोमेन कैसा होगा, बस काम खत्म। छठा, स्मॉलेस्ट इंटीजर के बाद आएगा सिग्नम फंक्शन। बेटा ये समझ आ गई ना फंक्शन क्या है? फंक्शन एक एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बस दैट्स इट। स्पेशल टाइप का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और उन एक्सप्रेशंस को हमने अलग अलग टर्म्स में कैटेगराइज कर लिया। सारा इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगला आ गया स्क्वायर रूट फंक्शन। हाँ जी, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद 10वां फंक्शन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शंस को अगर आप देखोगे इसी में आ जाते हैं स्क्वायर फंक्शंस, इसी में आ जाते हैं क्यूब फंक्शंस, ये सुनो, एंड सो ऑन। उसके बाद आ गया लास्ट में स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया। ठीक है, बस इसी में आ जाता है काम। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करनी है। हेलो बच्चों। यस सर। यस सर। ओके, नोट कर रहे हो? यस सर। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले उद्घाटन करते हैं किससे? कांस्टेंट फंक्शन। बस 3 चीजें समझनी है, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब याद रखना, मैं हर बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग लिख सकता हूं या वाई इक्वल टू समथिंग लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज, ये हमें किसके बारे में बताती हैं? इनपुट के बारे में। और ये वैल्यू किसके बारे में बताती है? आउटपुट के बारे में। तो फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन आपको देता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वाई इक्वल टू सी। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब कोई नंबर बस। तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हम कोई नंबर लिखें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 या वाई इक्वल टू 5, ये सुनो, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, यहां पे इसको फंक्शन क्यों बोला जा रहा है? कि हर एक एक्स की वैल्यू के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू वाई की हमें मिलेगी। देखो जरा, 5 को मैं 5 इंटू 1 लिख सकता हूं बच्चों। यस सर। इसको मैं एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं। तो अगर आप यहां पे बताइए, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पे, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं, एक्स की वैल्यू क्या रखता हूं? याद है आपको, छोटे होते आप ग्राफ बनाते होते थे इस तरह के टेबल बना के, है ना? एक्स वाई, ऐसे एक्स की अलग अलग वैल्यू डालते जाओ, वाई की अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डालता हूं, वाई की वैल्यू कितनी आने वाली है? एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 रेज टू पावर 0 कितना होता है? 1 ही तो होता है। वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 5। एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 5। एक्स की वैल्यू 3 रखता हूं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी?
5। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो x की मैं दुनिया भर की कोई भी वैल्यू यहां पे रख दूं, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वुड बी क्या होगा, एनी रियल नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर कोई भी नंबर रख दें यहां पे, ये सुनो। यस सर। और दूसरी बात, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, फंक्शंस की रेंज क्या आएगी, आउटपुट क्या आ रही है हर बार, देखो जरा, x की वैल्यू 1 रखता हूं, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। रेंज हर बार क्या आ रही है, आउटपुट क्या आ रही है, 5। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, द नंबर इटसेल्फ। ये सुनो। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये टर्म्स आपको आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये टर्म्स यूज होंगी, तो टर्म्स का बेसिक आइडिया लेना है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। बच्चों इसमें कोई डाउट लग रहा है आपको? नो सर। नो सर। दूसरा फंक्शन, इसको हम कहते हैं फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब अपने आप में आप समझ पा रहे होंगे कि एक चीज दूसरे के आइडेंटिकल है। इस फंक्शन का नाम कुछ इस तरह से लिखा जाता है, y इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख देते हैं f ऑफ x इक्वल टू x, या इसको दूसरी भाषा में y इक्वल टू x लिख देते हैं कि x डालने पे हर बार क्या आउटपुट आए, x ही आउटपुट आए। मतलब जो इनपुट डालेंगे सेम आउटपुट आएगी, जो इनपुट डालेंगे सेम ही क्या आएगी, आउटपुट आएगी। तो इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें, पहले तो ग्राफ समझते हैं, फिर अपन इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं क्या आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 है ना। ये टेबल आप समझ सकते हैं ना, अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 2। 2। x की वैल्यू 3 रखूंगा, y की वैल्यू 3। 3। x की वैल्यू -1 रखूंगा, y की वैल्यू -1, एंड सो ऑन। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, काइंड ऑफ ऐसा ग्राफ होता है इसका, जो बिल्कुल ओरिजिन से पास करता है। ओरिजिन से क्यों पास कर रहा है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 0। तो इसका मतलब अगर इसकी बात करें, देवनूर आप बताओ, अगर इसका हमें डोमेन जांचना हो, डोमेन क्या होगा, क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं x की? देखो आपके सामने मैंने, आपने जब भी ऐसे पूछा जाए ना, आपने सोचना है कि क्या पॉजिटिव वैल्यू डालने से आंसर निकलता है, क्या 0 डालने से आंसर निकलता है, क्या नेगेटिव नंबर डालने से आंसर निकलता है, ऐसे सोचा जाता है। तो यहां पे सारी x की वैल्यू हमने क्या रखी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहां पे x की वैल्यू क्या रखी है हमने, नेगेटिव। और हर एक पॉजिटिव के लिए भी आंसर आ रहा है, नेगेटिव के लिए भी आंसर आ रहा है, और 0 के लिए भी 0 आंसर के आ लिए रहा है। भी आ रहा है। मतलब डोमेन क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स को हम्म। ऐसे इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, -इन्फिनिटी ओपन से लेकर, इंफिनिटी। ये सुनो। हम्म। और आउटपुट वैल्यूज क्या आ रही हैं, अगर मैं यहां पे तो हर बार आउटपुट 5 आ रही थी ऊपर वाले में, यहां पे आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट अगर मैं द 1 नंबर डालूंगा, इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब फिर रेंज भी क्या होगी इसकी, सेम ही हो जाएगी ना। हम्म। ये होगी इसकी रेंज। समझ आ रही बच्चों, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है आपको? यस सर। हाँ। यस। तो डोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, और रेंज का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। चलिए, अब तीसरे नंबर पे मैं आपको डिफरेंट फंक्शन, थोड़ा सा ऊपर जो ऑर्डर लिखाया था उसको सेम को फॉलो नहीं कर रहा मैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेस चल रही है। तीसरा मैं फंक्शन लेता हूं आपके सामने, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, जैसे ये आ गया स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एफ ऑफ या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये फंक्शन कौन सा आ गया मेरे पास,
स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखना चाहोगे, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, फिर ज्यादा मजा आएगा। फंक्शन हम क्या ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखो बच्चों, ग्राफ बनाने का जो मैनुअल तरीका है वो ये तरीका है, ये मैं 11th में कराता होता हूँ। एक्स है, वाई है, एक्स की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, वाई की वैल्यू 1 आएगी। एक्स की वैल्यू माइनस रखोगे, वाई की वैल्यू 1 आएगी। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे, वाई की वैल्यू 4 आएगी। एक्स की वैल्यू -2 रखोगे, वाई की वैल्यू 4 आएगी। यस सर, इस तरह से मैनुअल वैल्यूज निकलती हैं। इतना हमारे पास समय नहीं है, अपन सीधा ग्राफ पे आते हैं। तो यहां पे मैं आपको ग्राफ देता हूं एक्स की पावर 2, ठीक है, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है। याद है इसको क्या कहते हैं बच्चों? पैराबोला। पैराबोला। दिस स्पेसिफिक शेप इज नोन एज पैराबोला। स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। अब हम इसको जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 रखता हूं, तो ये जो ग्रीन वाली है ये सारी y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अगर x की वैल्यू -1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ग्राफ के ऊपर ही ढूंढेंगे ना सारी वैल्यूज। अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 4। और x की वैल्यू -2 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि इनपुट हम x की जो मर्जी डालें, राइट साइड पे देखो ये ग्राफ ऊपर को ना इस तरह से फैलता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे हम भन्नाट तरीके से ऐसे फैलता जा रहा है, बिल्कुल चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। एक्स की मैं कोई भी वैल्यू डालता जाऊं, अगर आप ग्राफ को ऊपर से नीचे लेके आओगे ना, देखो राइट साइड को मुड़ता जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई की कोई वैल्यू मिलेगी, और वाई किधर जा रहा है, ऊपर को पॉजिटिव। 0 के लिए हमें फिर से वाई की वैल्यू मिलेगी, वाई इक्वल टू 0। और अगर एक्स में नेगेटिव डालता हूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, फिर से पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता हमें। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब अगर इसको समझने की कोशिश करें, इसका जो ग्राफ है, आप पिक्चर बना लीजिए इसकी इस तरह से, ऐसे, ये इसका ग्राफ बन गया। तो ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ स्क्वायर फंक्शन इज कंसीडर्ड एज पैराबोला, इसका नाम होता है। इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगाया जा सकता है, बट मैं अभी काम चला रहा हूं अपना। तो अगर इस ग्राफ की बात करें, इसका डोमेन क्या होगा, हाँ जी सायरा, इनपुट वैल्यूज की लिस्ट क्या हो सकती है? सर हम इनपुट में वही लेंगे, -∞ टू इन्फिनिटी। -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर। मतलब हम इसको सरल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ग्राफ इसको सेट्स की फॉर्म में हम इस तरह से लिख देते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन है, माधवी आप बताइए इसकी रेंज क्या होगी? सर 0 से इन्फिनिटी। वेरी गुड, आई लाइक इट। 0 से लेके, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू देखो ना, सारी यहां पे देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू है y की, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी कभी भी हम क्लोज इंटरवल में नहीं डालते, ये सुनो। अच्छा जी, इसके अंदर फर्दर अगर हम देखें, दूसरा आता है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ देखने की कोशिश करें कैसा होगा, वो देखते हैं हम जरा। ये हरे वाला बंद कर देता हूं, नीले वाला ग्राफ है आपका, सी केयरफुली। तो क्यूबिक फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। अगर x की वैल्यू मैं -1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सोचो जरा, -1 का क्यूब करोगे क्या आएगा, -1। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो इस तरह का ग्राफ बनता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसका मतलब मैं x की वैल्यू कोई भी डालूं तो हमेशा y की वैल्यू मिलेगी कोई ना कोई,
दूसरी बात, 0 डालूंगा तो 0 पे भी वैल्यू मिलेगी, क्या आएगी, 0 आएगी। बट जब मैं x की वैल्यू इनपुट नेगेटिव डालूंगा तो y भी क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। ये सुनो, तो यहां से हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी कृषा, इसकी फिर डोमेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सर नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। हाँ, कोई भी नंबर डालो दुनिया भर का, इसमें हर एक के लिए आंसर मिलेगा। और रेंज किसको बोलेंगे हम इसकी? सर रेंज भी सेम आएगी। रेंज भी सेम ही आएगी, वेरी गुड। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव में, मतलब जैसे जैसे नंबर्स का फंक्शन चेंज हो रहा है उसकी डोमेन और रेंज में भी चेंज आ रहा है। फंक्शंस की आइडेंटिफिकेशन सिर्फ यही होती है कि आपको फंक्शन का थोबड़ा देख के पता होना चाहिए कि फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे मैं आपको फंक्शन लिखाता हूं जिस फंक्शन को हम कहते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन तो आप समझ गए कि f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू अंडर रूट x। अच्छा, क्या हम इस फंक्शन का की शक्ल देख के बता सकते हैं कि इसमें इनपुट वैल्यूज क्या क्या डलेंगी? जैस्मिन, इनपुट वैल्यू क्या क्या डलेंगे इसमें बिना ग्राफ बनाए? 0 से इंफिनिटी। क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर हम नेगेटिव नंबर रख देते हैं, नेगेटिव नंबर 3 रख दिया, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको इस वाले नंबर को बहुत ही खतरनाक नंबर मानते हैं और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, जिसको बोला जाता है आयोटा। तो ये जो है 3 आयोटा, ये हमारे रियल नंबर का पार्ट नहीं है, इसलिए हम -3 रूट के अंदर डालेंगे ही नहीं कभी। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या डलेगी, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप कुछ भी डाल सकते हो। हाँ जी, आंसर क्या आएगा? सेम 0 से इंफिनिटी। स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है बेटा, स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट बेसिकली हमेशा क्या आंसर रिटर्न करता है? ये बात को याद रखना है। अगर आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, ये एक इक्वेशन है ना। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 लिखेंगे और एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 2, दो आंसर निकलते हैं। तो जिसका हम शॉर्टकट क्या लिख देते हैं, कुछ इस तरह से लिखते होते थे छोटे होते। ये सुनो, बट ये एक इक्वेशन है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0, और जैसे जैसे नंबर डालते जाओगे स्क्वायर रूट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब मसला ये आता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। स्क्वायर का ग्राफ बनाने के लिए बड़ा ही आसान काम है। ग्राफ समझ गए ना, आपको मैनुअली अगर बनाना हो, एक्स की वैल्यू डालते जाओ टेबल में और वाई की वैल्यू निकालते जाओ और उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दो। बट हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो हम सॉफ्टवेयर का ही यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन डाल रहे थे अपन? स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये देखिए, इसको मैं बंद कर देता हूं, ये रेड वाला फंक्शन है हमारा। 1 का स्क्वायर रूट 1। एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा ना, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, याद है आपको कुछ? 1.414। 1.4। ये देखो, अगर x की वैल्यू 2 रखूंगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1.4 समथिंग। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है, 1.732। ये देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.236, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर जो इनपुट वैल्यूज हैं 0 से लेके हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव की तरफ तो हमारा आंसर निकलेगा ही नहीं ना। ये देखो, उसने रिजेक्ट ही कर दिया, इधर वाला ग्राफ इसने लेफ्ट साइड वाला पकड़ा ही नहीं। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस सर। क्योंकि अगर मैं रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर -3 डालूंगा तो अंडर रूट ऑफ -3 जो है वो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और ये ग्राफ फंक्शन जो है हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो हर एक एक्स की पॉजिटिव 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ वैलिड है, और आउटपुट क्या आ रही है, वो भी 0 से लेके y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब यहां से हमें ये पता चलता है, रफ में हम ग्राफ भी नोट कर लेते हैं इसका। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया, और इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कुछ इसका इस तरह से जाएगा।
ग्राफ किसका ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे आपको याद है या नहीं याद मुझे पता नहीं है, ये जो इनपुट है, इनपुट को सारी को हम एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, और जो आउटपुट है y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, इसको हम आउटपुट्स कहते हैं, और सारी आउटपुट्स को हम रखते हैं y एक्सिस के ऊपर। ठीक है बच्चों, ओके। स्क्वायर रूट फंक्शन के बाद एक और फंक्शन समझते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं कई बार। इसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसका काम क्या है मॉडुलस फंक्शन का, आपके नंबर को, रिजल्ट को पॉजिटिव कर देना, आपके रिजल्ट को पॉजिटिव कर देना। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहां पे देखूं, इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, तो इसका काम क्या है, इसको प्लस कर देना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। बेटा ये फंक्शन आपने देखा हुआ ना, मतलब फंक्शन छोटी क्लासेस में हमने 6-7 में भी पढ़ा होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं इसको। जो भी काम हो, इसका एक ही काम है कि जो मर्जी इसके पास क्रांतिकारी बंदा आ जाए तो ये उसको पॉजिटिव प्लस करके भेजेगा, पॉजिटिव करके भेजेगा। तो यहां पे अगर मैं -2 वैल्यू डालता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा ना। 2 को लिखने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि इसका काम है इसका साइन को उल्टा देना, इसको +2 बनाना है। +2 बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्ट क्या आएगा +2। अगर मैं इसके अंदर 0 रखता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा 0, और अगर मैं इसके अंदर -4 रखता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा -4 का, माइनस टाइम्स -4, ये उसको प्लस कर देगा। ये सुनो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहां पे अलग अलग तरह की वैल्यू डालेंगे तो अलग अलग तरह के आंसर आएंगे, बट ये पक्का है कि आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे इनपुट की, अगर इसकी डोमेन की बात करूं, x की कोई भी वैल्यू रख सकता हूं यहां पे, तो डोमेन आएगा इसका ऑल रियल नंबर्स लिख सकते हैं, या -∞ to +∞. और अगर रेंज की बात करें, रेंज क्या आएगा, आउटपुट क्या निकलेगी हर बार इसकी, 0 to +∞। इसने आंसर हमेशा प्लस ही देना है, तो इसका मतलब 0 आंसर आ सकता है, और 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सुनो, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये काम आने वाली चीज है। फंक्शन को इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो जरा ध्यान से। मॉड ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन किया जाता है इसको कि मॉड ऑफ एक्स की जो आउटपुट है वो x आएगी जब x 0 या 0 से बड़ा है, और -x आएगी जब x 0 से छोटा है। अब ये चीज बच्चों को बहुत ज्यादा सताती है कि सर ये समझ नहीं आई बात, आपने माइनस कहां से लगा दिया। देखो जरा ध्यान से, अगर हम समझने की बात करें, 2 तरह की वैल्यूज निकलेंगी, डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। तो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो आंसर क्या आता है बच्चों, सेम ही वैल्यू आ गई ना। देखो तो मैं यहां पे डाल क्या रहा हूं कि अगर इनपुट इसमें 0 या 0 से बड़ी वैल्यू डालता हूं तो आउटपुट सेम वैल्यू आ जाती है। अगर मैं यहां पे 3 रखता हूं तो आउटपुट क्या आएगी फिर 3। तो देखो इनपुट x डाल रहा हूं तो आउटपुट भी क्या आ रही है, मानते हो या नहीं मानते, इसको रिलेट कर पा रहे हो बच्चों? यस सर। अच्छा, नीचे वाले केस में आते हैं। इस वाले केस में, ये तो हमने यहां पे केस कर लिया, अब इस वाले केस में आते हैं। यहां पे मैं जब x की वैल्यू क्या ले रहा हूं, इनपुट क्या ले रहा हूं मैं, x की वैल्यू 0 से छोटी का मतलब नेगेटिव वैल्यू, -1 लेता हूं तो आउटपुट क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब मैं इनपुट x डाल रहा हूं, x का मतलब 0 से नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूं, तो आउटपुट क्या आ रही है, माइनस ऑफ दैट नंबर। यहां पे देखो x कितना डाला है मैंने, -1। आउटपुट क्या आएगी, माइनस ऑफ दैट इनपुट। ये देखो, यू अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं यहां पे -3 रखता हूं तो मैंने x की वैल्यू कितनी डाली यहां पे, -3। -3 का मतलब इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी है, ऊपर वाली या नीचे वाली कैटेगरी,
नीचे वाली। नीचे वाली कैटेगरी। नीचे वाली कैटेगरी का काम क्या है कि x की वैल्यू जब आप नेगेटिव डालोगे तो उसका काम क्या है, आउटपुट क्या निकलेगी, नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू ऑफ x, दैट वुड बी माइनस ऑफ -3। आई होप आप कोरिलेट कर पा रहे होगे। यस सर। यस सर। तो ये हमारा होता है कौन सा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का अगर ग्राफ देखें, ग्राफ बड़ा शानदार होता है, इसका मजेदार ग्राफ होता है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। x की वैल्यू 1 रखता हूं, हर बार देखो सेम ही तो वैल्यू आनी है। अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो y की वैल्यू तो फिर पॉजिटिव आ गई। और x की वैल्यू अगर मैं -2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ये सुनो, तो इसका मतलब अगर इसका ग्राफ को देखने की कोशिश करें, वी शेप। वी शेप बनेगा ग्राफ इसका। वी शेप, ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक फैलता जा रहा है। तो यहां पे ये कह रहा है कि x की जितनी मर्जी पॉजिटिव वैल्यू डालो, हर बार आपको आंसर मिलेगा, है ना। x की वैल्यू जितनी मर्जी नेगेटिव डालो, आपको हर बार आंसर मिलेगा। बट पॉजिटिव इनपुट पे भी आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। और नेगेटिव इनपुट पे भी आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। आई कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। हाँ जी सर। यस सर। तो इस तरह से हम इसका फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। ओके, मॉडुलस फंक्शन के बाद मैं आपको सिखाता हूं, आज सौखा सौखा काम कर लेते हैं, बाकी एक क्लास और लगेगी, उसके बाद फिर अपन 12th का रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। एक क्लास और लगेगी बस। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं स्क्रॉल करूं बेटा। यस सर। मॉडुलस सर अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ। अभी कहां शुरू हुआ है, ये तो 11th का कर रहे हैं बेटा। ओ, अगर मैं ये नहीं कराऊंगा तो आपके धज्जियां उड़ जानी है सारी, तबाह बर्बाद हो जाएंगे हम। मेरी शक्ल आपको भूत जैसी लगनी स्टार्ट हो जाएगी 2-3 दिनों में ही, अगर ये नहीं कराऊंगा मैं। क्योंकि बेटा ये सारी टर्म्स जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये सारी टर्म्स हम यूज करते रहेंगे। और हर एक क्वेश्चन में मैं आपको सारा फंक्शन चैप्टर दोबारा दोबारा थोड़ी समझा सकता हूं, सोचो खुद से। अब किसी टर्म में फॉर एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन यूज हो गया तो हर बार थोड़ी दोबारा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये थोड़ा बहुत तो याद चेते होता है ना कि हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है, आइडिया है इसका, बस आइडिया की बात है। और अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट एक बार रीड करके आए तो दैट वुड बी बेटर आइडिया। नेक्स्ट देखिए फंक्शन नंबर 6। यहां पे मैं फंक्शन आपको लिखा रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम सुनने में बहुत ही भयंकर सा लगता है, बट कद्दू है फंक्शन ये बिल्कुल। कैसे कद्दू है इसको देखते हैं। ये फंक्शन का थोबड़ा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है जी। इसको समझते कैसे हैं छोटे बच्चे, फंक्शन को देखते ही कैसे पता चलता है, समथिंग इन बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसा जब भी आपको एक्सप्रेशन दिख जाए, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट में इसको GIF भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम भी कहते हैं, इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप वाइज फंक्शन, ये फंक्शन ही बड़ा सुंदर टाइप का फंक्शन है। इसके बिहेवियर को समझते हैं। किसी फंक्शन के बिहेवियर को समझने का मतलब सिंपल सा काम होता है, इनपुट क्या आएगी, आउटपुट क्या क्या आ सकती हैं, इनपुट क्या क्या आ सकती हैं, और ग्राफ कैसा है। इसका काम बड़ा ही सरल है कि इस फंक्शन में जब आप इनपुट की बात करें, इनपुट आप इसमें कुछ भी डालें, दो तरह की इनपुट डालेंगे इसमें। अगर मैं इसमें इनपुट 2 रखूंगा तो आउटपुट, इसको यार ऐसे करते हैं, टाइम हो गया आपका 1:59। कल की क्लास में दिन 4 फंक्शन रह गए हैं, और इसको मिला के कल की क्लास में इसको फिनिश करते हैं काम, ठीक है बच्चों। अगर कनेक्टिंग क्लास नहीं है तो मैं 5-7 मिनट लगा सकता हूं, किसी की भी। सर है।
है ना। चलिए ठीक है, फिर आप कनेक्टिंग क्लास अटेंड करिए। बाकी इसको कल फंक्शंस को निपटाते हैं, और कल पहला चैप्टर में स्टार्ट करा के कोशिश करूंगा 2 दिन में, हम 3 दिन में उस चैप्टर को निपटा दें फटाफट। ठीक है सर। ठीक है, पहला चैप्टर जो है वो आपके पूरे मैथ का बेड़ा गर्क कर देगा। मैथ में इंटरेस्ट लूज हो जाता है, तो पहला चैप्टर थोड़ा सा सावधानी के साथ करना है, उसके बाद मजेदार काम है, बस फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।